ध्यान दीजिए। What sights of suffering did Prince Siddharth see and why did he leave his family and palace? What यानी क्या? साइट का मतलब होता दृश्य, ऑफ यानी के, सफरिंग का मतलब होता दुख। डिड प्रिंस सिद्धार्थ, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, और सिद्धार्थ का मतलब ये सिद्धार्थ नाम है। सी का मतलब देखा, एंड यानी और, वाही यानी क्यों। देखिएगा, राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखों के दृश्य देखा। राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखों के दृश्य देखा या दुखों के दृश्य देखे। एंड एन और, वाही यानी क्यों, डिड ही लिव, ही यानी उसने, लिव यानी छोड़ दिया, हिज यानी अपना, फैमिली यानी परिवार, एंड पहले से और स्थान, यानी उसने अपना परिवार और स्थान क्यों छोड़ दिया। जब उसने दुखों के दृश्य देखा ना, अर्थात दुखों के दृश्य क्या देखा राजकुमार सिद्धार्थ ने, और उसने अपना परिवार स्थान छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उन्होंने दुखों के कुछ दृश्य देखे। आ रही क्या बात समझ में? हां, ध्यान दीजिएगा। प्रिंस सिद्धार्थ शाह, प्रिंस सिद्धार्थ यानी राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा ए सिक मैन। सिक मैन का मतलब क्या होता है? बीमार आदमी। बीमार व्यक्ति को पहले किसने देखा? उसको, बीमार व्यक्ति को। उसके बाद में एन एज्ड मैन का मतलब होता है वृद्ध आदमी। एक वृद्ध आदमी को देखा, पहले बीमार व्यक्ति को देख लिया, उसके बाद में एक वृद्ध आदमी को देखा। उसके बाद में ए फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है शव यात्रा, यानी मरे हुए इंसान की जो अर्थ लेके जाते हैं। एंड इन और ए मोंक, मोंक का मतलब होता है साधु या भिक्षु, है ना। बिंगिंग फॉर आल्म्स, आल्म्स मतलब यहां पे चाहना एक प्रकार से, है ना, या फिर मांग हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें पहले इसने, राजकुमार सिद्धार्थ ने बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध आदमी को देखा, शव यात्रा को देखा, और लास्ट में एक जो भीख मांगने वाला जो भिखारी होता है ना, उसको देखा। अब इन सब दृश्य को देखने के बाद में ही वांटेड यानी उसने चाहा, टू नो यानी जानना, द क्यूज यानी कारण, मतलब क्या होता है? कारण, ऑफ देयर यानी उनका, सफरिंग का मतलब होता दुख, यानी उसने उनके दुखों का कारण जानने का प्रयास किया या जानना चाहा। वांटेड का मतलब होता है चाहना। ही लेफ्ट हिज पैलेस, यानी उसने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज पैलेस यानी अपना स्थान, एंड फैमिली और परिवार, टू सिक एलाइजिमेंट। एलाइजिमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान, और सिक का मतलब यहां पे क्या होता है? पाना, यानी उसने ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान पाने के लिए क्या कर दिया? उसने अपना परिवार और स्थान छोड़ दिया। दीज साइट्स यानी ये दृश्य, मूड बदल गए, ये दृश्य बदल दिए। किसको बदल दिया? हिम वेरी मच, यानी उसको बहुत ज्यादा। किसको बदल दिए ये मोमेंट? सिद्धार्थ राजकुमार को, या राजकुमार सिद्धार्थ को। ही वंडर्ड फॉर 7 years, यानी वह वंडर का मतलब यहां पे घूमता रहा। कितने साल तक? 7 सालों के लिए। 7 सालों तक वो घूमता रहा। ही फाइनली यानी उसने अंत में
सेट डाउन यानी बैठ गया, अंडर यानी नीचे, ए पीपल ट्री का मतलब होता है पीपल के पेड़, यानी वह अंत में कहां करके बैठ गया, पीपल पेड़ के नीचे, ये पीपल के पेड़ के नीचे। ही गॉट एलाइजमेंट का मतलब क्या होता है, ज्ञान, यानी उसको बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। गॉड का मतलब होता प्राप्त हुआ। ठीक है क्या? यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी है क्या? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम नरेशन की बात कर रहे थे, तो नरेशन की बातों में हमने आपको बता दिया था कि नरेशन का मतलब क्या होता है, वक्ता। नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, पहला कौन सा है, किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा किससे बोलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने नियमों का ध्यान रखना है, 3, जिसमें से पहला कौन सा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आए हुए वर्ब से टू को हम किस में बदल देंगे, हैं, टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। और अगर मान लो इनके बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, अर्थात ये ना ही हो, तो से को किस में बदलेंगे, सेज को, और सेड को। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या था, कंजक्शन वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। तीसरा नियम क्या था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन, और समय और दूरी संबंधित परिवर्तन करेंगे। अंडरस्टैंड? इतना समझ गए थे आप? ये असर्टिव सेंटेंस का मामला था। ठीक है, यही नियम आपको ध्यान रखने हैं। प्रोनाउन संबंधित टेबल आपको ध्यान रखनी है, जिसमें हमने S1/123 लिखवाया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो टेंस। अंडरस्टैंड? उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन की जो सारणी थी ना, शायद ये नहीं लिखवाई आपको, वो पूर्व में लिखवा दी, समझा दी थी ना। समझाने में हमने ये कहा था कि अगर कोई टेंस आ जाए तो उसको परिवर्तन करना है, और समय में दूरी से संबंधित परिवर्तन में जैसे दिस आ गया तो दैट में, दीज आ गया तो दोज में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अंडरस्टैंड? इसके बाद में हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में क्या आएगा, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह आएगा, तो आप समझ जाओगे कि रिपोर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है और एक डबल एच वर्ड। जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या लिखेंगे, कंजक्शन वर्ड के रूप में इफ, और डबल एच वर्ड की जगह है डब्ल्यू एच वर्ड। अंडरस्टैंड? और पहला नियम जो है ये है, से टू आ गया तो हम किस में बदलेंगे, आस्क में, और सेज टू आ गया तो किस में बदलेंगे, आस्क में, और सेड टू आ गया तो किस में बदलेंगे, आस्कर में। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह आता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, असर्टिव सेंटेंस में। इसके बाद में हमने चर्चा की थी इंपेरेटिव सेंटेंस की, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, जिसमें से हमने पहला आपको बताया था कि प्लीज व काइंडली शुरू होने वाला, दूसरा डू या डू नॉट शुरू होने वाला, तीसरा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चौथा लेट अस से, और पांचवा लेट अस के बिना। अंडरस्टैंड? हाँ, प्लीज व काइंडली से सेंटेंस शुरुआत होती है, तो पहला नियम उसके लिए क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, जैसे कि अभाव रिक्वेस्टेड का हो, ऑर्डर्ड का हो, एडवाइस का हो, विश्ड का हो, प्रेड का हो, क्रस्ट का हो, सजेक्टेड का हो, तो भाव आ रही के बाद समझे। और कंजक्शन वर्ड हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? इंपेरेटिव सेंटेंस में सभी जगह टू का प्रयोग करना है, केवल लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में दैट का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? हाँ, लेट को हटा करके दैट लगाना है। ठीक है, यहां पे प्लीज काइंडली को हटा करके क्या लगा देंगे हम, टू। उसके बाद में डू या डू नॉट शुरू होने वाले सेंटेंस में इसकी जगह क्या करेंगे, फॉरबिड, और कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे, टू, डू नॉट को हटा करके। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भाव के अनुसार कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है, टू ही लगाना है। ठीक है, लेट अस वाले में थोड़े से नियम ज्यादा है ना। नियम क्या है कि यहां पे अगर सैड आ गया तो हम सजेक्टेड में बदलेंगे, और सैड टू आ गया तो सजेक्टेड टू में, ये दोनों तो आते नहीं है। अंडरस्टैंड? कंजक्शन वर्ड में किसका प्रयोग, लेट को हटा करके दैट का। हाँ, उसमें क्या है कि शुरुआत जो होती है ना वो सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करना पड़ेगा, नेसेसरी है।
आ रही क्या आवाज समझ में? हाँ, बाकी नियम यथावत रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेट अस के बिना वाले सेंटेंस में क्या होगा कि लेट को हटाएंगे नहीं, कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग करेंगे, अंडरस्टैंड। और लेट अस में भी नियम लिखवाया था लेट अस वाले में कि अस को हटा करके अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी हो तुम किस में बदल देंगे? वी में। और आई और मी नहीं होगा तो हम किस में बदलेंगे? दे में, अंडरस्टैंड। ये इंपरेटिव सेंटेंस। और लास्ट में हमारा कौन सा बचेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, केवल शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की किससे होगी? मे शब्द से, एम ए वाई, ठीक है। उसको माइटी में बदल देना है। कंजक्शन वर्ड में किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे दैट का, अंडरस्टैंड। बाकी यहाँ पे जो भाव होगा उस भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में वर्ब को चेंजमेंट करेंगे। ये मान लो कि आज आपको पूरे मतलब नरेशन टॉपिक के बारे में बता दिया है, पूरा ही तो हो गया है ऐसा। लेकिन ये सब चीज जो मैं बता रहा हूं रिवीजन के दौरान, ये सब पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से तब समझ में आएगी जब आपको थोड़ा बहुत कुछ याद होंगे नियम। और याद नहीं होंगे ना तो ये बोरियत महसूस होगा आपको, हम जो बोल रहे हैं रामायण लगेगी आपको ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें ये पहचानिए कि सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रीगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सेंटेंस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टेक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली डू नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नियम हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार इसको बदल देंगे, साइड को कंजक्शन वर्ड में क्या कर देंगे? टू का, बाकी नियम से बस। तो देखिएगा यहाँ पे माई मदर सेड टू मी, तो यहाँ पे हमने सेम लिख देना माई मदर सेड को। अब देखें टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये प्रकार से सुझाव है, सजेशन है, सलाह है, एडवाइस है ना। ये बोल रहा है कि अपने तुम्हारे शरीर की क्या रखो? हेल्थ का, ये स्वास्थ्य के ध्यान रखो ना, देखभाल करो। केयर का मतलब देखभाल करना। तो यहाँ पे हम एडवाइस की बात कर देंगे, ADVISED, एडवाइस्ड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मी, अब कंजक्शन वर्ड हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में टेक, यहाँ पे कैपिटल होगा, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा टी, ठीक है। उसके बाद में केयर ऑफ, अब यहाँ पे यूआर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब मी, ये जैसे यू का पॉजिटिव रूप है ना, यू यूअर, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू होता है। तो इसी प्रकार से मी ऑब्जेक्टिव रूप है तो इसका पॉजिटिव रूप क्या होगा? आई, माई, मी। तो क्या रहेगा? माई। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? माई, उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट भैया आप मिलान करते रहना ना, जहां से आपने लिखा उस चीज को देखते रहना। उसके बाद में यहां पे ए है क्या भैया? ये बीच में ए है या ओ है? ओ है। सलोक नाम है ये, सलोक सैड टू। उसके बाद में यथार्थ। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सेंटेंस कौन से सेंटेंस का है, ये है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस का, और कौन किससे हो रहा है? लेट अस से शुरू हो रहा है ना। तो लेट अस में हमने नियम आपको बताए थे। पहला नियम क्या था कि सैड आए तो सब्जेक्टेड, और सैड टू आए तो सब्जेक्टेड टू। टू लगाना है, बदल मतलब हटाना नहीं। अब से पहले तो टू को इंक्लूड कर रहे थे ना, हटा रहे थे, इसमें लगाना होगा। उसके बाद में कंजक्शन वर्ड में क्या किसका प्रयोग करना है? दैट को। किसको हटा देना है? लेट को। अब अस आया है तो यहाँ पे देखेंगे आई और मी आया कहीं नहीं आया ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में। तो नहीं आया तो अस को किस में बदल देंगे हम? दे में। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? शुड, परमानेंटली है, लगाना है, ठीक है क्या। बाकी नियम यथावत रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं श्लोक, उसके बाद में सब्जेक्टेड SUGGESTED, सब्जेक्टेड टू। उसके बाद यथार्थ, कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे दे, शुड, प्ले, ये चेस गेम का नाम है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा असर्टिव सेंटेंस आई रेस्पेक्टिव, मैं आपका सम्मान करता हूं। असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव रहेगा तो सैड टू किस में बदल देंगे हम? हैं? टोल्ड में। किस में बदल देंगे? कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम? दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आर्च, लड़की है ना,
लड़की है तो हम क्या लिख देंगे सी, और लड़का होगा तो, अगर आपको पता ना लगे ना कि लड़की है लड़का, दोनों लिख दो ऐसे कोष्टक में इस प्रकार से। उसके बाद में रेस्पेक्ट है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में बदलते हैं? पास्ट सिंपल में। तो क्या हो जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म, आर ई एस टी ई सी टी ई डी एस, रेस्पेक्टेड। यू हमारा ऑब्जेक्टिव रूप है, ऑब्जेक्टिव है ना, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है क्या भैया, मिलान कर रहे हो ना आप? देखिएगा नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में ये बताया है कि प्लीज काइंडली क्या कर देना है, हटा देना है। कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग कर देंगे हम? टू का। और यहाँ पे सेड टू किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। प्लीज काइंडली आए तो कंफर्मेशन है कि रिक्वेस्टेड में ही बदलना है। ठीक है क्या? तो यहाँ हम लिख देंगे ही, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड टू गिव। अब यहाँ पे देखिएगा मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप है ना, आई मैं मी, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? ही हिम हो जाएगा ना। उसके बाद में ये क्या है? यूर पेन। अब यूर हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का पॉजिटिव रूप, क्योंकि यू का पॉजिटिव रूप यूर होता है, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। उसके बाद में पेन। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम्स में से दिक्कत आफत करना डिफिकल्टी है क्या? नहीं है ना भैया? मिलान कर रहे हो क्या? सारे सही है? चलो, नहीं कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। ये बार बार हम जो सेंटेंस आपको करवा रहे हैं, तो क्या आपको पता लग रहा है? क्योंकि इससे भाई एक्सरसाइज भी आप बार बार करोगे, याद भी नहीं करोगे ना, तो एक्सरसाइज करोगे तो निश्चित रूप से आपको रूल और रेगुलेशन वैसे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। नहीं मान रहे? अब यहां पे देखते हैं कि डू यू इंपरेटिव सेंटेंस है ना? नहीं इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आता। अंडरस्टैंड? यहाँ पे पर्सनवाचक चिन्ह है तो इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रीगेटिव। अब इंट्रीगेटिव सेंटेंस में पहला नियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेट टू किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। क्योंकि अगर असर्टिव होता, फुल स्टॉप होता लास्ट में, तो यहां हम किस में बदलते? टोल्ड में। किस में बदलते? टोल्ड में। समझ में आ रही ना बात? भैया खड़े हो जाओ। रजत, क्या लिख रहे हो आप? उतार रहे हो इसको? हैं? मिठाई है ही नहीं हमारे पास में, होती तो दे देते भैया। रसगुल्ले थे कल, घर भूल आए उसको भी। तू दम खाया करना इसको। और इसी के ज्यादा नंबर कम आते हैं ना भैया, है रुद्र? इसी तो पता कैसे नहीं है, कान बंद करके रखता है या फिर आंखें बंद करके रखता है? भैया खोपड़ा फोड़ देंगे, है ना? हाँ, लिखने के लिए समय देंगे आपको, तब लिखना है। ठीक है? हाँ, पहले समझ लो इसको, आप ही को तो समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। ये बस नाम है सिद्ध है, चलो सिद्ध कर दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख देना है हमें? आस्क्ड। उसके बाद में मी। कंजक्शन वर्ड यहाँ पे किसका प्रयोग करना में? इफ का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो किसका करेंगे हम? इफ। उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो यहाँ पे यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि यहाँ पे डू कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में बदलेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। उसके बाद में लर्न, LEARN। उसके बाद में इंग्लिश। ये देखो तो ऐसा बना है क्या? बताओ भैया, क्योरीफाई करो। किसी को भी कहीं पर भी तकलीफ हो, ऐसा ही बना है भैया, तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर जी हमें यहाँ कोई कंफ्यूजन है, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन रूल और रेगुलेशन आपको याद होनी चाहिए, तब सिस्टम बैठेगा।